चलिए लास्ट क्लास पढ़ा था हमने आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आईपीएसी नेमिंग की बात करूं, इतना कोई खास मुश्किल तो था नहीं। वो मुश्किल इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि हमने साथ साथ क्लासिफिकेशन कर लिया था लिगेंड्स का, तो हम लिगेंड्स वगैरह के नाम अच्छे से जानते थे, है ना, थोड़ा साथ साथ लेके चलते थे। इस वजह से वो बहुत आसान भी लगा और आसान है भी। अब आईपीएसी नेमिंग के बाद हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग सीखने वाले हैं। बॉन्डिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको पता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? कोऑर्डिनेट। लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सही। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, है ना, इनके फॉर्म होने के बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं एक स्पीसी पर, ठीक है, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इनके कलर पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग प्रोसीड करती है। क्या आप समझ पा रहे थे? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए हमारी किताबें हमें 3 थ्योरीज के बारे में बताती हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है उसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस नाम से जानते हैं, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये जो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है ये सबसे पहले दी गई थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? वर्नर। सबसे पहले इन्होंने समझाया। अब सिंस सबसे पहले समझाया था तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुछ बातें बता पाए थे, कुछ बातें नहीं बता पाए थे। ऐसा कहना चाहिए कुछ बता पाए थे, बहुत सारी बातें नहीं बता पाए थे। ठीक है, बड़ी आसान सी बड़ी छोटी सी थ्योरी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को समझाने के लिए एक थ्योरी आई जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आल्सो नोन एज वीबी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपने 11th में थ्योरी पढ़ी हुई है, पढ़ी ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वो 11th में जो पढ़ी थी लगभग उसी तरह की थ्योरी आप कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12। आपको याद है क्लास 11th में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ज्योमेट्री के बारे में बताती थी, है ना। क्लास 11th में आपको हाइब्रिडाइजेशन से लिंक कराती थी, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करती थी। सही है, वो सब यहाँ भी पढ़े। ठीक है। फिर बात नंबर 3, तीसरी जो थ्योरी है ये भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करती है, कुछ एक चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड। सबसे खूबसूरत थ्योरी है इन सब में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब तो इसके आगे भी है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें 3 पढ़नी होती है, वर्नर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आल्सो नोन एज सीएफ। इसमें तो मजा ही आ जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जरूर पढ़ो। ठीक है, ये थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये मान के चलता है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होती, आयनिक इंटरेक्शन होता है। हाँ, कुछ ऐसा ही कहता है थ्योरी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में कौन से इंटरेक्शन होते हैं? आयनिक इंटरेक्शन। अब उन आयनिक इंटरेक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है। समझेंगे डिटेल में, एक मिनट में थोड़ी ना समझ में आएगा। तो हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह कि अल्लोक पढ़नी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी या वर्नर्स कॉम्प्लेक्स थ्योरी। बट हम इसको सबसे पहले नहीं पढ़ेंगे, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ज़्यादा काम की नहीं है, एक दूसरे से लिंक भी नहीं करती है। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, रेडी लगाए अपनी कॉपीज में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, थ्योरी आपको क्या बताती है बेटा? ये थ्योरी आपको बताती है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में।
ये थ्योरी आपको बताती है ज्योमेट्री के बारे में कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो बनने के बाद उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होगा। अब इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं, जैसे 11th क्लास का थोड़ा बहुत पीपीटी याद है किसी को? 11th क्लास में आपने पीपीटी पढ़ा था तो उसके कुछ पोस्टुलेट थे, ठीक है? सब बोले पढ़े, कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेंगे उनको। कुछ पोस्टुलेट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, पहले उन पोस्टुलेट्स को देखते हैं एक एक करके, ठीक है? फिर एग्जांपल्स जब लेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट लेंगे या ऐसे लेंगे सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी VBT, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी भाई आपके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बनने में क्या होना है बताओ। एक सेंटर मेटल एटम होगा, उसके साथ कुछ लिगेंड क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट, सही। अब हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 2, इसका मतलब कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4, इसका मतलब कितने सिग्मा डेटिंग बॉन्ड बनते हैं, 4। हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो कितने बॉन्ड बनते हैं, 5, और 6 हो तो 6। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं यहाँ Kg, NH3 का होल टॉइस प्लस। फॉर एग्जांपल एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं Cu, NH3 का होल 4 2 प्लस, और एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं CO, NH3 का होल 6 3 प्लस। जरा बताओ यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ कितना है, 4, यहाँ कितना है, सही। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो किसको करना है, सेंट्रल मेटल एटम। सर क्या करना है, इसे उतने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने हैं लिगेंड्स को जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अरे इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2। ये कितने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएंगे, 2। वेकेंट चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले भी नहीं। वहां क्लास 11th में आपसे कहा जाता था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं, मतलब समझो आप इसको बोलोगे फुल फिल्ड, इसको बोलोगे हाफ फिल्ड, और इसको बोलोगे हमें कौन से ऑर्बिटल्स की जरूरत है, वेकेंट ऑर्बिटल। क्यों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है भैया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन दे देगा, लिगेंड। समझ पा रहे हैं आप? सबसे पहला जो रिस्पांसिबिलिटी है वो किसका है, सेंट्रल मेटल एटम। इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल टू द लिगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। बस पॉइंट क्लियर होता है आपको। सबसे पहली बात नहीं है अपनी को, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी central metal atom provides required number of vacant hybridized orbital according to its coordination number। hybridized orbital according to its coordination number। अब hybridized orbital समझते हो ना? देखो मान लो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। कितना है, 5। कितने ऑर्बिटल जी, 5 वेकेंट ऑर्बिटल जी। अच्छा आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है लेट उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6। क्या है, 3d6 4s0। क्या पे बात समझ पा रहे? अब हुआ क्या, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, 4s। इसके बाद कौन आएगा, 4p। इसके बाद कौन आता है, 4। अरे आप 4s में तो जा ही चुके हो। जैसे ही आप D ब्लॉक में एंटर करते हो मतलब आप फोर्थ शेल में जा चुके हो। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब कितने ऑर्बिटल चाहिए, 5। एक ये मिल गया, 3 ये रहे और एक यहाँ से उठा गया, कितने हो जाएंगे, 5। अब ये पांचों ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स। अरे इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी अभी क्या है,
क्या इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम? इन इस एक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, इन तीनों की ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। नहीं आया समझ? एनर्जीज के बारे में पता है आपको इनकी के बारे में? अगर मैं बात करूं 4s 4p और 4d, तो ये हायर एनर्जी लेवल में होगा, ये लोअर में, और ये और लोअर। समझ पा रहे हैं आप इस बात? तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम उतने ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 5। तो 5 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराए, और ये पांचों ऑर्बिटल जो कि एनर्जी में अलग अलग थे, अब पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे? इंटर में। मतलब ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। अब इन 5 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल किसका है? 3 ऑर्बिटल किसके हैं? p के, और एक ऑर्बिटल किसका है? d का। तो इन पांचों ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पांचों इंटरमिक्सिंग से बनेंगे। इसमें कुछ कैरेक्टर s का होगा, कुछ कैरेक्टर p का होगा, कुछ कैरेक्टर d का। सेम कहानी यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ। आपको याद आ रहा है कि पांचों के पांचों ऑर्बिटल यहाँ पर सेम एनर्जी में होंगे और एकदम क्या होंगे? आइडेंटिकल। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही है। नहीं आया अभी भी याद? क्लियर होती है मेरी बात कि पांचों के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या हो जाएंगी? सेम। क्लियर है बात? अब जैसा ये है वैसा ये, वैसा ये, वैसा ये। एक और चीज समझ लो, 4s स्फेरिकल होता है, s इज स्फेरिकल, आया ना? p डबल होता है, d डबल नंबर। तो इन सबकी ज्योमेट्री क्या थी? शेप क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर इन सबकी शेप क्या होगी? सेम। क्योंकि अब पांचों एक जैसा बिहेव करने वाला है, क्योंकि अब ये इंटरमिक्स हो चुके हैं। गेटिंग दिस? ठीक है। तो सबसे पहला काम करेगा सेंट्रल मेटल एटम। It will provide the required number of vacant orbital according to the coordination number of central metal. क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, सेकंड क्या होगा? आपको वेकेंट ऑर्बिटल मिल गए। अब इन वेकेंट ऑर्बिटल में जो लिगेंड्स हैं वो आकर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोऑर्डिनेट। क्या आपकी बात समझ पा रहे हैं? अरे अब लिगेंड आएंगे और लिगेंड आके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करने वाले हैं? इसमें कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा dt बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्म। ठीक। अच्छा, अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेचर में कैसा होता है? डायरेक्शनल। ट्रू और फॉल्स? डायरेक्शनल का मतलब समझते हो? जिसका एक प्रॉपर ज्योमेट्री हो। जैसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचर में डायरेक्शनल नहीं होते। कोवेलेंट कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं? अरे कोवेलेंट कंपाउंड में रेगुलर ज्योमेट्री होता है, एक फिक्स ज्योमेट्री होता है, मतलब वो नेचर में कैसे हैं? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब भैया मैं तो वहीं रुकूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, एक फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं आप? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नेचर में कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अब सिंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं तो डेफिनेटली ये मिलकर एक रेगुलर ज्योमेट्री अटेन करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। और वो ज्योमेट्री क्या होगी? ये डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन डिसाइड करेगा ज्योमेट्री को? हाइब्रिडाइजेशन। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री डिसाइड हो जाएगी। अब किस हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री होगी उसको भी देखते हैं। पहले 2 पॉइंट और लिखो, सेकंड पॉइंट डाल के लिखो। लिखो द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। पहला पॉइंट लिखा ना, वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल according to its coordination. Second, the orbitals of ligands containing electron pair overlaps with the vacant hybridized orbital of central metal atom forming a coordinate bond.
electron pair overlaps with the vacant hybridized orbital of central metal atom forming a coordinate. समझ में आ रही है ना भाई? इनके वो ऑर्बिटल लिगेंड्स जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो ओवरलैप करेंगे इसके वेकेंट ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ज्योमेट्री and hybridization of a complex can be predicted from its coordination number. Can be predicted from its coordination. क्या ज्योमेट्री होगा ये डिपेंड करेगा इस पर, कोऑर्डिनेशन पे। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो हम कहेंगे बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस। क्या हाइब्रिडाइजेशन? और ज्योमेट्री क्या कहेंगे? ज्योमेट्री कैसी होगी उसकी? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, एंड ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल। ज्योमेट्री याद है आपको? लीनियर मतलब 180 डिग्री के एंगल पर, ट्रायगोनल प्लेनर मतलब 120 डिग्री के एंगल पर 3 कोण प्रेजेंट होंगे एक ही प्लेन। अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 है, अब ये इंटरेस्टिंग है, हम शुरू भी यहीं से करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो आपको दो तरह का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। एक तो मिलेगा बेटा sp और एक मिलेगा dsp। मुझे अच्छे से याद है, जिनको मैंने 11th में पढ़ाया उनको मैंने ये कहा होगा कि 4 बॉन्ड बनने पर दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और दूसरे तरह का हाइब्रिडाइजेशन आप क्लास 12th में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन है कुछ ऐसा है इसका होता है। तो 4 के केस में sp3 और dsp। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 तो स्क्वायर। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो जानते हो, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल बनते हैं, दो बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं और दो बॉन्ड एक प्लेन। समझ में आ रही है? स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है, एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड 90 डिग्री के एंगल पर अलाइन होते हैं। जैसे बोर्ड के बीच में एक एटम रखा है, एक एटम बॉन्डेड है वहां पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री। अब इसके बीच में क्या एंगल होगा बताओ, 90 डिग्री का होगा ना। इनके बीच में क्या एंगल होगा बताओ, 90 का। यहाँ पर 180 का और यहाँ पर 180, तो 180 के बनते हैं और 90 के। दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे आता है अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d और dsp। ये दोनों अलग अलग है। हाँ, ज्योमेट्री दोनों के केस में क्या आने वाली है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बिल्कुल सही बात है, ज्योमेट्री दोनों के केस में क्या आएगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। पर ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, इन दोनों के केस में कई प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, देखेंगे अभी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो sp3d2 या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp। अच्छा, दोनों के केस में ज्योमेट्री यहाँ भी सेम रहेगी, विच इज ऑक्टा। तो ज्योमेट्री तो दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको आज के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख जाए और ज्योमेट्री पूछ ले तो आंख बंद करके बोल देना ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टा। 5 दिख जाए तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल। 4 के केस में फंसेंगे। 2 हो सकती है क्या, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर। अब सर ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या, हमने तो सुना नहीं है इसके बारे में।
इसके बारे में समझाते हैं इसको थोड़ा सा। एक बात बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मान लो आपके पास एक 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल से उसके बाद कौन सा है 4s, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा जगह चाहिए, बेटा 5, 1 2 3 4 5, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा 3D, ये कौन सा है 4s, इसके बाद 4p और इसके बाद कौन सा आएगा, होगा कि नहीं होगा, अरे खाली पड़ा होगा ना 4p, उसके बाद आ जाएगा 4p, कोई दिक्कत किसी तरह नहीं। अच्छा, हमने कहा कि एक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये है वही 3D, इसके बाद 4s, इसके बाद 4p और उसके बाद 1 2 3 4। थोड़ा समझना इसका एक्चुअल फील तो तब आएगा जब एग्जांपल्स करोगे ना। एक थोड़ा बहुत रफ आइडिया देना चाहूँगा मैं कि ये जो दो तरह के मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताए हैं, ये बताए हैं कैसे भेजना है, किस पर भेजना। सो मैंने कहा क्या मैं इसको 3D को n-1d कह दूं? अरे n की वैल्यू क्या है इसके लिए 4, दिस विल बी और n-1d। इसको मैं ns कह दूं, इसको मैं np कह दूं और इसको मैं nd कह दूं, बोलो हाँ कि ना। सिमिलर मैनर में ये क्या हो जाएगा आपका n-1d, दिस इज ns, दिस इज np, दिस इज nd। अब सुनो, मान लो आपके सेंट्रल मेटल एटम को 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, कितने चाहिए 5, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, तो उसको 5 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। अब उन 5 ऑर्बिटल को प्रोवाइड कराने के लिए उसने 2 ऑर्बिटल तो अंदर के यूज कर लिए, लेकिन भी इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, तो वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे उसे, उसने 2 ऑर्बिटल तो अंदर से काम में ले लिए, एक ऑर्बिटल ये काम में लिया, तो कितने हो गए 3 और 1 2 6 मान लेते हैं, और 3 ये काम में लिया। इस केस में उसने जो d ऑर्बिटल काम में लिए वो इनर d शेल के ऑर्बिटल d सब शेल के। अरे इस केस में जो उसने d ऑर्बिटल्स काम में लिए हैं वो इनर d के हैं या आउटर d के हैं, इनर d के। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया है बेटा d2sp। और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस नाम से जानते हैं कौन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कुछ बात समझ में, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन थे सब में, या 6 थे 7 थे, सब में एक इलेक्ट्रॉन तो था, सब फुल बने। अगेन इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए 5, पांचों कैसे होने चाहिए वेकेंट। तो एक ऑर्बिटल इसने यहां से पकड़ा, भाई अंदर के तो ले नहीं पा रहा, एक यहां से पकड़ा, 3 यहां से और 2 यहां से, 6 था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी। हाइब्रिडाइजेशन इस केस में क्या है sp3d। इस केस में जो इसने ऑर्बिटल लिए वो कौन से ऑर्बिटल है आउटर d के। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा दो तरह के कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं, वन इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड अनदर वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब, जब अंदर वाले d ऑर्बिटल्स काम में आए, आउटर ऑर्बिटल कब, जब बाहर वाले d ऑर्बिटल्स काम में। सेम यहाँ हो सकता है sp3d sp2, मतलब मान लो इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए, कितने चाहिए 4। पूरा नहीं समझना, थोड़ा थोड़ा समझना है इसको, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। इतने एग्जांपल करेंगे हम इसके कि तो दिल में बस जाएगा, ये तो बहुत चुटकियों में करने लगोगे तुम, ठीक है, लेकिन एक रफ आइडिया होना जरूरी है आगे चलने के लिए। हमने क्या कहा आपसे 4 ऑर्बिटल चाहिए, अब उसने एक तो d काम में ले लिया अंदर वाले, एक s काम में ले लिया और 2 p काम में ले लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया dsp2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला कोई d काम में नहीं लिया, सारे बाहर वाले, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या बात समझ पा रहे, कोई दिक्कत किसी को नोट करो इसको अपनी कॉपी में फटाफट से, ये भी नोट करना हो, ये भी नोट करना। दो तरह के कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। तो कुछ बातें करनी है इसके बारे में हमने बीपीटी के पोस्टुलेट्स के बारे में। नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। कौन कौन सी बातें की, सबसे पहला सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। सेकंड, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किसके साथ, वेकेंट ऑर्बिटल, तो फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
सही है। फिर अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या डिसाइड होगा? हाइब्रिडाइजेशन। उससे आप क्या डिसाइड करोगे? अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हमने कहा दो तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इनर ऑर्बिटल और अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं तो दैट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाले आ रहे हैं। बस इतना पढ़ाया मैंने, इतना क्लियर है। चलो अब हम थोड़ा बीबीटी में ना सीएफटी को समझते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहने वाला हूँ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगले 10-12 मिनट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लिए नहीं, हम इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसको? क्रिस्टल फील्ड। चलता है मतलब थोड़ा बहुत बेवकूफ बनाएंगे, कह देंगे कि बीबीटी में ऐसा कहा है, पर एक्चुअली में बीबीटी में ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बीबीटी को आप बिना सीएफटी के अच्छे से तो नहीं समझ पाते, फिर वो टाइम पास वाली बात हो जाती है। समझ में आती है? ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो देखो सुनो, सीएफटी ऐसा कहता है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं ये बीबीटी का पार्ट नहीं है। ये कहां से आया है? बस मैं थोड़ा सा घुसा दे रहा हूं उसको। मैंने क्या कहा? ऑन द बेसिस, बहुत ध्यान से सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड they are classified into two types। कितने तरह के होते हैं? दो तरह। बेटा एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, आज के बाद इनको हम लिखेंगे SFL। दूसरे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, WFL। सर क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड? तो अभी के लिए बेवकूफ बना देता हूं मैं तुम लोगों को। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, क्या बोला मैं? व्हिच फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। और वीक फील्ड लिगेंड ऑब्वियसली वो लिगेंड हो जाएंगे जो वीक बॉन्ड फॉर्म करें। सही, ऐसा भी कह सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो लिगेंड होते हैं जिनकी हाई लुईस बेस कैरेक्टर है। सही कह रहा हूँ? अरे जितना ज्यादा लुईस बेस कैरेक्टर उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम कई बार कह देते हैं जिनका हाई लुईस बेस कैरेक्टर है वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिनका लेस लुईस बेस कैरेक्टर है उनको हम क्या कहते हैं? वीक फील्ड। सच में ऐसे डिफाइन नहीं होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। डिफाइन तो किसी और तरीके से होते हैं। कैसे तरह से होता है हम पढ़ेंगे कहाँ पे? इन क्रिस्टल फील्ड। अभी के लिए आप उस पर ट्रस्ट करें, इससे अपना काम चल जाए कि जिनकी हाई लुईस बेस कैरेक्टर हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिनका लेस लुईस बेस कैरेक्टर हो वो वीक फील्ड। क्या आपको बात समझ में? कुछ लोग ऐसा कह देते हैं जिनकी सिग्मा बॉन्ड डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिनकी कम हो वो वीक फील्ड। सही। अब सुनो, आपने लिगेंड्स पढ़े बहुत सारे, जितने भी लिगेंड्स आप पढ़े होंगे जनरली डोनर एटम की बात करूं तो या तो कौन सा डोनर होता था? कार्बन डोनर। या डोनर एटम कौन होता था? नाइट्रोजन डोनर लिगेंड होते थे। या कौन से होते थे? ऑक्सीजन डोनर होते थे। और या फिर हेलोजन होते थे। याद है आपको? हेलोजन डोनर। अब जरा सोच के बताएं, इन चारों तरह के लिगेंड्स में जिनमें कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, हेलोजन डोनर है, किसका लुईस बेस कैरेक्टर ज्यादा है? इन चारों। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? मैंने पूछा क्या? ऐसे लिगेंड जिनमें कार्बन डोनर है, ऐसे जिनमें नाइट्रोजन डोनर है, ऐसे जिनमें ऑक्सीजन डोनर है, ऐसे जिनमें हेलोजन डोनर है।
तो सबसे ज्यादा लुईस बेस कैरेक्टर किसका अकॉर्डिंग टू आई थिंक कार्बन डोनर। द रीजन इज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कम, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा। नहीं आया समझ? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज्यादा होता है तो इतना आसानी से नहीं करेगा। ऑक्सीजन का और ज्यादा होता है, हेलोजन का भी अच्छा खासा होता है। क्लियर? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में किसको है? हेलोजन। ये जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं। अभी जनरल बात है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, मतलब जनरली ऐसा होता है कि जिनमें डोनर एटम कौन हो कार्बन या डोनर एटम कौन हो नाइट्रोजन, इसके अंदर फॉल करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिनमें ऑक्सीजन डोनर हो हेलोजन डोनर वो किसके अंदर फॉल करते हैं? वीक। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ NH3 को आप क्या मानेंगे इस इंफॉर्मेशन? स्ट्रॉन्ग फील्ड, बिकॉज कौन है इसमें? नाइट्रोजन। साइनाइड को आप क्या मानोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड होता भी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है। नहीं, इसके बाद कार्बोनिल और आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसको आप क्या मानोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, डोनर एटम इज कार्बन, गेटिंग दिस? इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर हो गई बात मेरी? आपसे मैं बात करूं H2O की, आप इसको क्या मानोगे? वीक फील्ड। क्या मानोगे इसको? वीक फील्ड। आपसे मैं बात करूं F माइनस, वीक फील्ड। क्लियर हो गई बात? ये अभी एक रफ आइडिया है, एक्चुअल ऑर्डर तो मैं आपको भी लिखवाने वाला हूं, उसमें चेंज भी होंगे कुछ चीजें, पर दिस इज द रफ आइडिया कि कभी आप उस एक्चुअल ऑर्डर को भूल जाओ तो आप कम से कम थोड़ा तो दिमाग लगा पाओ कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है। भाई लगाना पड़ेगा। आप जब कॉम्प्लेक्सेस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ये बात अपने आप से फील होगी कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है तो आप उस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या आपकी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो दो तरह के लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड हाई लुईस बेस कैरेक्टर और वीक फील्ड लेस लुईस बेस कैरेक्टर। क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने अलग अलग लिगेंड्स के चेक किए डोनर टेंडेंसी को, लुईस बेस कैरेक्टर को, और एक सीरीज बना। उस सीरीज को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किस नाम से जानते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो बेटा अगर लिगेंड्स को, डिफरेंट लिगेंड्स को हम उनके हाई लुईस बेस कैरेक्टर या ऐसा कह दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस बेस कैरेक्टर में अरेंज करते हैं, मतलब सबसे पहले कौन सा लिगेंड जो सबसे वीक, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग, तो जो सीरीज हमको मिलेगी वो क्या कहलाएगी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी सीरीज कुछ इस तरह से है, इसमें सबसे पहले आता है I माइनस, मतलब दिस इज द वीकेस्ट फील्ड लिगेंड, समझ। इसके बाद आता है Br माइनस, इसके बाद आता है आपका थायोसाइन HCN माइनस, इसके बाद आता है Cl माइनस, इसके बाद आता है H2 माइनस। घबराना नहीं, इस सीरीज को देखते याद कैसे करेंगे, याद होनी चाहिए, घबराना नहीं, ट्रिक बता देंगे हम। इसके बाद आता है NO3 माइनस, इसके बाद आता है आपका OH माइनस, इसके बाद आएगा आपका एसीटेट आयन CH3COO माइनस, इधर F माइनस आएगा, ठीक। इसके बाद आ जाएगा आपका H2। क्या पे बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहला I माइनस, फिर Br माइनस, फिर HCl माइनस, फिर Cl माइनस, फिर H2 माइनस, NO3 माइनस, F माइनस, OH माइनस, एसीटेट आयन एंड देन H2। अच्छा, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड, और ये वीक फील्ड लिगेंड खत्म कहाँ हो गए? H2 इज आल्सो अ वीक फील्ड। इसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन कौन आ जाता है आपका? NCS माइनस। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका EN एथिलीन डाइएमीन, इसके बाद आ जाएगा आपका डिपाई डाइपीरिडीन, याद है आपको? कराया था मैंने, दो पिरिडीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एमाइन
या मैंने ये गलत लिख दिया, एक मिनट सॉरी। पहले आएगा एमाइन, एमीन बोलते हैं जिसको आप। इसके बाद आएगा पिरिडीन, इसके बाद ईएन, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका विपायर, इसके बाद आएगा आपका NO2 माइनस, इसके बाद आएगा Cl माइनस और इसके बाद कौन आ जाएगा C। बस इतना ही याद रखना है। और भी होते हैं लिगेंड्स, ऑर्डर आपको इतना है। दिस सीरीज इज नोन एज, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में लिगेंड कौन सा है? कार्बोनेट। वीकेस्ट कौन सा है? क्लियर होती है बात? जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वीक फील्ड लिगेंड से किस तरफ जा रहे हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। अभी के लिए इतना समझो, ये सारे कैसा बॉन्ड बनाएंगे? वीक कोऑर्डिनेट। ये सारे कैसा बॉन्ड बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि जनरली जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होता है वो कैसे होते हैं? क्या वो ऑर्डर पूरी तरह फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैंने कहा था जिनमें हाइड्रोजन डोनर होगा, ऑक्सीजन डोनर होगा, वो कैसे होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे। देखो यहाँ पे कौन है? सल्फर है डोनर एटम, और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो क्या होती है? कम। दे सकता है इलेक्ट्रॉन, पर फिर भी किसकी तरह काम कर रहा है? वीक फील्ड में। एक्चुअल डेफिनेशन ये है ही नहीं ना, तो मैं तुमको बताया। एक्चुअल तो कुछ और है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इस बैकग्राउंड से जो डिजाइन इसको फॉलो कर रहा है तो इसको फॉलो करना है। यस, इसको फॉलो करना है। ये तो मैंने तुम्हें क्यों बताया? पेपर में भूल जाओ। नहीं आ रहा मुझे यार, अमीन दे दिया, नहीं आ रहा मुझे यार। वैसे तो याद होना चाहिए, और भी बहुत कुछ याद होना चाहिए जो अभी बताऊंगा मैं तुमको। खत्म यहाँ पे कहानी थोड़ी होती है। तो भूल ही गया मैं, तो बिल्कुल ही भूल गया। तो कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा कि नाइट्रोजन डोनर है तो चलो क्या बना देते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग फील्ड। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, चलो अब याद कैसे करूँ सर? मुझे तो नहीं हो गया। तो छोटा सा ट्रिक है इसको याद करने। कैसे याद करोगे आप इसको? आई माइनस सबसे पहले आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे इतना। आई माइनस इज इतना, बी आर माइनस इज बुरा। दिस इज व्हाट? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट का ले लो था। इतना बुरा था, इतना में आई माइनस, बुरा में बी आर माइनस, HCl माइनस में क्या हो गया? था। थायोसाइनेट। ठीक है। कालू, कालू में कौन आया? Cl माइनस। H2 माइनस शामू। NO3 माइनस इज 9। ये हो गया आंसर। इतना बुरा था कालू शामू 9। 9 है कालू शामू, एक ही है वो कालू शामू। ठीक है, तो बहुत बुरा है तो इतना बुरा था कालू शामू 9। फूले हाथ। अब हाथ से थोड़ा लिंक करना, हाइड्रोक्साइडो। आर यू गेटिंग दिस? फूले में कौन आ गया? F माइनस, हाथ, OH माइनस, हाइड्रोक्साइडो। ऐसे ऐसे से कौन आया? एसीटेट। उसके पानी भरा हो जैसे, यहाँ ऑक्सिलेट हो जाएगा, लिख लेना उसको। उसके से ऑक्सिलेट, थोड़ा इसको लिंक करके देखना। उसके से कौन आ गया? ऑक्सिलेट। फूले हाथ ऐसे उसके पानी भरा हो जैसे। बस ये तो पूरा करने के लिए किया है। फिर से बोल रहा हूं मैं, इतना बुरा था कालू शामू 9। फूले हाथ ऐसे उसके पानी भरा हो जैसे। ठीक है, ये लाइन याद नहीं करनी एक्चुअली, याद ही ये ऑर्डर करना है। समझिए, अगर आपको ये लाइन याद है, ऑर्डर याद नहीं है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं। समझ लो, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सारे के सारे कौन से लिगेंड है बेटा? ठीक, इसको देखो जरा। NCS, एक नाम याद रखना, नवीन चंद्र सक्सेना। अच्छा खासा नाम है, याद हो जाएगा। नवीन चंद्र सक्सेना। आदतन, आदतन में कौन आ गया आपका? आदतन का मतलब समझ लो। आदतन मतलब किसी चीज की आदत पड़ जाती है, जैसे तुम्हें नहीं पढ़ने की बेहतरीन आदत है ना, आदतन। तो नवीन चंद्र सक्सेना आदतन। एमीन, अमन। अमन का मतलब समझ लो शांति। पाने के लिए पिरिडीन आ जाएगा इसमें, पाने के लिए। इन दिनों नौसेना, नौसेना समझते हो?
नौसेना मीन्स नेवी। नौसेना कोट के चक्कर काट रहा है। केस चल रहा होगा तो चक्कर काट रहा है। बड़ा आसान सा ट्रिक है, इसको भी याद करने पर नवीन चल सक्सेना आदतन अमन पाने के लिए इन दिनों नौसेना कोट के चक्कर काट। अच्छा एक चीज सुनो, यहां पर एक बड़ी गलती करते हैं हम। NO3 माइनस और दिस इज व्हाट NO2 माइनस। सही। NO3 माइनस कैसा लिगेंड है? इसमें ऑक्सीजन डोनर होता है, इसमें डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन। ये कैसा लिगेंड है? इसमें कौन होता है डोनर एटम? हालांकि एक और होता है NO2 माइनस में ONO, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, काम भी नहीं आ रहा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, उसको भी आप स्ट्रॉन्ग में रखना आ रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों NO2 माइनस उसी तरह के जाएंगे। NO3 माइनस कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड। NO2 माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इसमें याद, इसमें गलतियां करते हैं। क्लियर होती है बात? फिर कह रहा हूँ दो तरह के लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। ऊपर वाले जितने भी आ रहे हैं सब किसमें फॉल करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड में। नीचे वाले इसमें फॉल करेंगे वीक, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, ऊपर वाले किसमें आ रहे हैं? वीक फील्ड लिगेंड में, नीचे वाले स्ट्रॉन्ग। मैं फिर कह रहा हूं अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये सारे के सारे वीक बॉन्ड। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, पर ये भी पत्थर की लकीर है। दिस ऑर्डर इज आल्सो नॉट अ पत्थर की लकीर। द रीजन इज, सुनो, क्या किसी लिगेंड का स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना केवल लिगेंड पर डिपेंड करेगा? जरा सोच के देखो, सेंट्रल मेटल एटम का कोई रोल नहीं होगा इसमें। मान लो लिगेंड की तो टेंडेंसी है बढ़िया बॉन्ड बनाने की, सेंट्रल मेटल एटम की नहीं है। एक अच्छा खासा लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड था वो किसका काम करने लगे? वीक फील्ड। क्या आपकी बात समझ पा रहे? जैसे एग्जांपल देखो, इसका बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल है NH3। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अच्छा, इसने कॉम्प्लेक्स आयन बनाया किसके साथ? एक बनाया Fe2+ के साथ, एक इसने कॉम्प्लेक्स बनाया किसके साथ? Fe3+ के साथ। बात समझ में आ रही है? अब जब इसने कॉम्प्लेक्स बनाया Fe2+ के साथ, तो ये जो NH3 था जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये किसकी तरह काम करने लग गया? वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और किधर ही किसकी तरह काम करने लग गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड। रीजन भी समझ में आ रहा है? अरे इसका चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्या इसमें लगने वाला जेड इफेक्टिव इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा? तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है? डेफिनेटली। तो दैट इज व्हाई NH3 यहां किसका काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। Fe3+ कह रहा है आजा भाई बना ले वो। लेकिन Fe2+ की बात करूं तो इसका जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं है, तो यहां पर NH3 किसका काम करने लग गया? वीक फील्ड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने 4D सीरीज पढ़ी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका। पढ़ी है? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहा पड़े अगर करना। 3D की नीचे आती है भाई ZR, जर्कोनियम, ये सब एलिमेंट आते हैं उसमें। ठीक है, आपने 5D में सुनी होगी, है ना? कहाँ से शुरू होती है? लैंथेनम से, है ना? लैंथेनम, अफिनियम एंड सो ऑन। अगर मेरे पास 4D सीरीज के एलिमेंट हैं, 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, तो कोई भी लिगेंड इनके लिए किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। नहीं आया समझ? क्या था आपने? 4D सीरीज और 5D सीरीज की मेटल के लिए जितने भी लिगेंड हैं वो सब किसका काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड। द रीजन इज 4D और 5D सीरीज का जेड इफेक्टिव क्या होता है? मैं समझाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है? स्कैंडियम से। स्कैंडियम से चलते हो आप कहाँ तक? इसके बाद 4D, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहा पड़े अगर, कैडमियम। इसके बाद 5D में कौन आ जाएगा? लैंथेनम, और लैंथेनम से मर्क्यूरी। आपको अगर याद हो थोड़ी अपनी 11th क्लास, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ जाने पर साइज का वेरिएशन क्या होता है? शेल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अरे यार ये 3D सीरीज है, बिल्कुल दिमाग खराब हुए पढ़ाई। 4D और ये बिल्कुल ही साफ कर दिया। 3D से 4D पर जाओगे, 4D से 5D पर जाओगे, शेल बढ़ेगा कि नहीं? साइज बढ़ता है? नहीं बढ़ता। इफेक्टिव शील्डिंग और पुअर शील्डिंग,
दो तरह की शील्डिंग पढ़ाई गई है आपको। पुअर शील्डिंग क्या होती है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इनर डी शेल में, इनर डी सब शेल में। तो उनकी शील्डिंग कैसी होती है? आती है ना 11 का, आती है। इनर डी में जा रहे हैं, इनर डी में जा रहे हैं तो इनकी शील्डिंग कैसी होगी? वो होगी। रिपल्शन कैसा लगाएंगे? कम लगाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के अंदर जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है। उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इनका लुईस एसिड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई हर लिगेंड के साथ कैसा बॉन्ड बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग। अगर किसी को नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं, बस वो याद रखे कि 4D और 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट आए, उसके साथ कोई भी लिगेंड जुड़े, सारे के सारे लिगेंड कैसा काम करेंगे? F माइनस मर्क्यूरी के साथ एक कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। मर्क्यूरी इज Hg, बिलोंग्स टू दी 5D सीरीज। इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था आपने, आपको दिया था मैंने उसमें। इरिडियम के साथ उसमें NH3 था। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। सोचना ही नहीं है। आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा HgI4 2-। दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, नाम सुना है? नेस्लर्स रिएजेंट। इसमें लिगेंड कौन है? आयोडीन। कैसा लिगेंड होता है ये? वीक फील्ड लिगेंड, सबसे वीक। और यहाँ पर ये किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड का। रीजन मेटल कौन है? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर है ये केवल और केवल लिगेंड्स पर डिपेंड नहीं करेगा, ये साथ में किस पर डिपेंड करेगा? सेंट्रल मेटल एटम। अगर 3D सीरीज है तो ठीक है, उसके लिए ऑर्डर याद करना जरूरी है। 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट के लिए इस ऑर्डर को याद करने की जरूरत, क्योंकि 4D और 5D सीरीज के हर एलिमेंट के लिए किसका काम करने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो वहां तो टेंशन ही नहीं है। क्लियर होती है बात? ठीक है, ये नोट करो और एक हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं किया तो थोड़ी जगह छोड़ दो और हेडिंग लगा दे, सम इंपॉर्टेंट। 3-4 पॉइंट लिखवा लो इंपॉर्टेंट, खत्म करते हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो NH3 जनरली एक्ट, NH3 जनरली एक्ट as strong field ligand. NH3 generally act as strong field ligand, but act as weak field ligand for Cr2+, Mn2+, Fe2+ and CO2+। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब यूज में लोगे ना तब मजा आएगा। अभी तो बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कंटिन्यू। Cr2+, Mn2+, Fe2+ and CO2। अमोनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स दिखे इनमें से किसी के भी साथ, सेंट्रल मेटल एटम कौन हो? इनमें से ये हो या ये हो या ये हो या फिर इन चारों में से कोई भी एक सेंट्रल मेटल है। अमोनिया किसकी तरह काम करेगा? सेकंड पॉइंट देखो, जनरली ऑक्सीजन डोनर्स आर, कैसे होते हैं ऑक्सीजन डोनर? वीक फील्ड लिगेंड। But act as strong field ligand, but act as strong field ligand with CO3+ and Cu+. Act as strong field ligand with CO3+ and Cu+. Is it clear? Yes. Next point लिखना, F minus generally act कैसा होता है F minus? वीक फील्ड लिगेंड, but act as strong field ligand
with Ni2+. Strong free ligand with Ni2+. और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चौथा लिखना, all the ligands act as a strong free ligand with 4D and 5D metals. क्या आप ये समझ पा रहे हैं? मतलब ये ऑर्डर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये भी कोई पत्थर की लकीर, क्योंकि भैया लिगेंड का स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना केवल लिगेंड पर डिपेंड नहीं करेगा, सामने वाले पर भी डिपेंड है। समझ में आती है मेरी बात? ठीक है, अगर ये कंडीशंस हैं तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए बस, उसमें से आपको पहला और चौथा नींद में भी याद होना चाहिए, ये इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार जाके घर पे इस चैप्टर को यहाँ तक रिवाइज करना, फिर वीबीटी के कल से एप्लीकेशन देखेंगे, ज्योमेट्री बनाना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड एक्चुअली में काम क्या है। ठीक है, जा सकते हो भैया।